नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली वन टॉपिक बाय एके यूट्यूब चैनल पर। आरपीएससी सेकंड ग्रेड सोशल स्टडी के लिए हम ये वीडियो नोट्स की सीरीज आपके लिए शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम आपको इस वीडियो नोट में दर्शन शास्त्र, लोक प्रशासन, समाज शास्त्र और अर्थशास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों से रूबरू करवाने वाले हैं। ऐसे ही जिस भी प्रकार से वीडियो नोट बन पाएंगे महत्वपूर्ण प्रश्नों के, हम आप तक पहुंचाएंगे। आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेना है, जैसे ही वीडियो नोट डले तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। जब भी आपको समय मिले तो इन वीडियो नोट्स को देख लीजिएगा। आपकी तैयारी और आपके आत्मविश्वास में दोनों में हम बढ़ावा चाहते हैं, उसको बढ़ाने का पूरा प्रयत्न करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो नोट। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है, इसमें हम दर्शन शास्त्र से संबंधित बात करेंगे। सबसे पहले बौद्ध धर्म के पंचशील से क्या अर्थ है? तो बौद्ध धर्म में पंचशील है अहिंसा, सत्य, ऐष्टेय, ब्रह्मचर्य और मध्यमान। इसको आप ध्यान में रखिएगा। ये जितने भी प्रश्न आपको यहाँ पे दिए जाएंगे परीक्षा तक, तो भैया मेरी दृष्टि से तो वो महत्वपूर्ण है ही। आपकी दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि नहीं है ये आप देख लीजिएगा, लेकिन जो भी सामग्री पढ़ रहे हैं उस पर विश्वास रखें, बार बार रिवीजन करें। साथ में जब भी समय मिले तो इन वीडियो नोट्स को सफ़र में, सोते वक्त, बैठते वक्त, जब भी आपकी इच्छा हो तब आप इनको देख सकते हैं। ठीक है, तो बौद्ध धर्म के पंचशील हैं अहिंसा, सत्य, ऐष्टेय, ब्रह्मचर्य और मध्यमान। नेक्स्ट देखिए, देकार्ते देकार्ते की दार्शनिक प्रणाली का वर्णन। देकार्ते की दार्शनिक प्रणाली का वर्णन किसमें मिलता है? तो पुस्तक है डिस्कोर्स ऑफ मेथड में। डिस्कोर्स ऑफ मेथड में देकार्ते की दार्शनिक प्रणाली का वर्णन मिलता है। ठीक है, इसी प्रकार देखिए नेक्स्ट, अरस्तु के अनुसार ईश्वर है। अरस्तु के अनुसार, अरस्तु ने ईश्वर को क्या माना है? गति रहित गति दाता। गति रहित गति दाता। ऐसे कैसे आपको ऑप्शन परीक्षाओं में मिल सकते हैं, तो प्रत्येक प्रश्न को ध्यान से देखते सुनते हुए चलिए। अरस्तु का सद्गुण का सिद्धांत क्या कहलाता है? मध्यमान या फिर गोल्डन मीन। अरस्तु का सद्गुण का सिद्धांत गोल्डन मीन भी कहलाता है, या फिर आप इसे मध्यमान भी कह सकते हैं। ठीक है, तो जितने भी प्रश्न हैं आपके लिए अच्छे से अच्छे कलेक्ट करके पेश किए जाएंगे। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? तो अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है दोस्तों गोपथ। क्या है? गोपथ। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ। पुनर्जन्म का सिद्धांत आधारित है किस पर? कर्म के सिद्धांत पर। पुनर्जन्म का सिद्धांत किस पर आधारित है? कर्म के सिद्धांत पर। नेक्स्ट देखिए, पुनर्जन्म का सिद्धांत सर्वप्रथम किस में दिखाई देता है? ठीक है, पुनर्जन्म का सिद्धांत सबसे पहले किस में दिखाई देता है? तो शतपथ ब्राह्मण में। किस में दिखाई देता है? शतपथ ब्राह्मण में, कि एक बार किसी जीव ने अपना शरीर त्याग दिया तो उसका पुनर्जन्म होगा, फिर से जन्म होगा। आत्मा शरीर धारण करती है। ठीक है, पुनर्जन्म में यही है कि फिर से उसका जन्म हुआ है, जन्म होके खत्म हुआ और फिर जन्म हुआ, यही पुनर्जन्म है। तो पुनर्जन्म का जो सिद्धांत है, इस पे सबसे पहले प्रकाश कहाँ मिलता है? ये मिलता है शतपथ ब्राह्मण में। नेक्स्ट देखिए, भारतीय दर्शन के अनुसार जीव का चरम या अंतिम या परम लक्ष्य क्या होता है? तो ये होता है मोक्ष। भारतीय दर्शन में हमारा, आपका, किसी भी जीव का परम लक्ष्य जो होगा, चरम लक्ष्य जो होगा, वो क्या होगा? मोक्ष। मोक्ष के आगे कुछ नहीं। मोक्ष का मतलब मुक्ति। उसके बाद में आपकी जन्म होना क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे, आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। तो भारतीय दर्शन के अनुसार किसी भी जीव का, जिसमें हम मनुष्य भी आते हैं, इनका परम लक्ष्य क्या होता है? मोक्ष की प्राप्ति होती है। ब्रह्मा के दो रूप, पर ब्रह्मा और अपर ब्रह्मा की व्याख्या किसके अंतर्गत की गई है? तो उपनिषद में। ठीक है, पर ब्रह्मा और अपर ब्रह्मा की व्याख्या किसके अंतर्गत की गई है? तो उपनिषदों में की गई है। नेक्स्ट देखिए, वैदिक युग का सबसे प्रसिद्ध देवता किसे कहा गया है? तो इंद्र को। इंद्र भगवान जो हैं, ये वैदिक युग में सबसे प्रसिद्ध देवता कहलाते हैं। सबसे प्रसिद्ध, सबसे फेमस। ठीक है, फेमस देवता कौन है? इंद्र भगवान। तो वैदिक युग में सबसे प्रसिद्ध देवता इंद्र भगवान को कहा गया है, इंद्र देवता को कहा गया है।
ठीक है दोस्तों, फिलोसॉफी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, किस भाषा के शब्द से हुई है? तो फिलोसॉफी शब्द ग्रीक भाषा के फिलोस और सोफिया शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, मिलकर बना है। फिलोस का अर्थ होता है प्रेम और सोफिया का अर्थ होता है ज्ञान। फिलोस का अर्थ होता है प्रेम और सोफिया का अर्थ होता है ज्ञान। ये प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं प्रश्नों के रूप में। किस भाषा से इनकी उत्पत्ति हुई है, क्या इनका अर्थ है। थोड़ी बहुत टाइपिंग मिस्टेक है, मैं उसको ठीक करके आपके सामने पेश कर रहा हूँ। आगे वाले वीडियोस में कोशिश करेंगे कोई भी टाइपिंग मिस्टेक आपके सामने ना मिले। नेक्स्ट आपका जो सब्जेक्ट है वो है दोस्तों समाज शास्त्र। वीडियो पे आप बने हुए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि मुझे पता चले कि आपका वीडियो पे कितना अटेंशन है। देखो, समाज शास्त्र आप पढ़ रहे होंगे और आपने उसको एक दो बार रिवाइज भी कर लिया होगा, लेकिन यहाँ से जो आपको मिलेगा ना, आप उससे उत्साहित होंगे, आपका आत्मविश्वास उससे बढ़ेगा। समाज के वैज्ञानिक अध्ययन के विचार के प्रणेता हैं, मतलब समाज शास्त्र में या फिर हम कहें समाज के किसी सोसाइटी के वैज्ञानिक अध्ययन के विचार के प्रणेता कौन है? ऑगस्ट काम्टे। ऑगस्ट काम्टे ने समाज के वैज्ञानिक अध्ययन, जो वैज्ञानिक अध्ययन है उसको दिया था। ठीक है, तो ऑगस्ट काम्टे। प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? हर्बर्ट स्पेंसर। हम पढ़ रहे हैं सोशियोलॉजी, हम क्या पढ़ रहे हैं? सोशियोलॉजी। तो प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? हर्बर्ट स्पेंसर की। किताबों के बारे में ध्यान रख लेना, किताब पूछी जाएंगी परीक्षा में। अब 2 भी पूछी जा सकती हैं, 3 भी पूछी जा सकती हैं, 4 भी पूछी जा सकती हैं, वो पूछने वाले पे डिपेंड है। लेकिन पुस्तकों के नाम, पुस्तकों की रचना और उनसे रचनाकार से संबंधित नाम आप एक बार जरूर पढ़ लें सभी में, चाहे वो समाजशास्त्र में हो, चाहे वो अर्थशास्त्र में हो, चाहे राजनीति विज्ञान में हो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज सोशियोलॉजी। किताब के रचयिता हैं एलेक्स इनकेल्स। समाजशास्त्र के लिए सामाजिक भौतिकी शब्द का प्रयोग करने वाले विद्वान हैं ऑगस्ट काम्टे। ऑगस्ट काम्टे ने समाजशास्त्र के लिए सामाजिक भौतिकी शब्द दिया था। क्या दिया था? सामाजिक भौतिकी। सोसाइटी, कल्चर एंड पर्सनैलिटी, ये किताब की रचना की है सोरोकिन ने। सोरोकिन ने सोसाइटी, कल्चर और पर्सनैलिटी नामक बुक की क्या की है? रचना की है, किताब की रचना की है। यह कथन किसका है कि जहाँ जीवन है वही समाज है? जहाँ जीवन है वही समाज है, ये मैकाइवर का कथन है। किसका कथन है? मैकाइवर का। मैकाइवर कहते हैं कि जहाँ जीवन है वही समाज है। ये इस प्रकार के कथन पूछे भी गए हैं और आगे पूछे भी जाते रहेंगे। प्रसिद्ध कथन, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो ये तो आपको राजनीति विज्ञान में भी कई बार पढ़ा होगा, राजनीतिक किताब में भी पढ़ा होगा, आपने समाजशास्त्र में पढ़ लिया होगा। तो ये महान विद्वान कौन है? अरस्तु। अरस्तु कहते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह विद्वान जिसने सोशियोलॉजी के स्थान पर ईथोलॉजी नाम का सुझाव दिया था। उन्होंने कहा था कि भाई ये जो सोशियोलॉजी नाम है ना, इसके स्थान पर आप क्या प्रयोग करो? आप प्रयोग करो ईथोलॉजी। तो ये था J.S. मिल, यानी जॉन स्टुअर्ट मिल। कथन है दोस्तों, समाजशास्त्र मनुष्य और उसकी पर्यावरण का अध्ययन है। ये किसका कथन है? समाजशास्त्र मनुष्य एवं उसके पर्यावरण का अध्ययन है। तो ये है फेयर चाइल्ड का। कथनों में प्रश्न बनते हैं और काफ़ी कंफ्यूजिंग होते हैं। इनको याद करने का तरीका यही है, या तो आप इनसे कोई एक की वर्ड पकड़ो या फिर आप इनको बार बार पढ़ो, तभी ये चीज़ें ध्यान रह सकती हैं। ये तो इतने मतलब कंफ्यूजिंग नहीं दिख रहे। आगे आने वाले वीडियोस में और भी आपको कथन देखने को मिलेंगे। मैं सभी प्रकार के प्रश्न आपके सामने हाजिर करता रहूँगा। ठीक है, तो ये फेयर चाइल्ड का कथन है। समाज शास्त्र एक शिल्प है, ये है सी राइट मिल्स। सी राइट मिल्स समाजशास्त्र को क्या कहते हैं? एक शिल्प कहते हैं। क्या कहते हैं? एक शिल्प। समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ क्या है दोस्तों? समाज का विज्ञान। समाजशास्त्र का यदि आपसे शाब्दिक अर्थ पूछा जाए तो समाजों का विज्ञान या समाज का विज्ञान, ये हम कह सकते हैं। समाजशास्त्री ज्ञान का आधार क्या है? समाजशास्त्रीय ज्ञान का आधार क्या है? तो वैज्ञानिक पद्धति। वैज्ञानिक पद्धति समाजशास्त्रीय
ज्ञान का क्या है, आधार है, बेस है, वैज्ञानिक पद्धति। ठीक है, तो दोस्तों ये हमने समाजशास्त्र के ऊपर कुछ प्रश्न देखे हैं। आप वीडियो नोट में अभी तक बने हुए हैं, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए। आगे आने वाले वीडियोस में आपको प्रश्न और अच्छे देखने को मिलेंगे और अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन देखने को मिलेगी। ठीक है, तो जो शुरुआत होती है उसके बाद में जो वीडियोस आते हैं उसमें क्वालिटी धीरे धीरे इंप्रूव होती चली जाती है। तो आप इस वीडियो नोट को ध्यान से देख रहे हैं। आपको कुछ प्रश्न आसान भी लग रहे होंगे, कुछ मुश्किल भी लग रहे होंगे, कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जो पहली बार देखे होंगे। तो ऐसे ही मिले जुले रूप में आपके सामने जब प्रश्न आएंगे तो परीक्षा में कहीं ना कहीं से प्रश्न आपस में लिंक होते हैं और वो होंगे। नेक्स्ट देखिए, लोक प्रशासन यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। लोक प्रशासन जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। प्रशासन, लोक प्रशासन में हमने क्या छाट लिया अलग से, प्रशासन। तो प्रशासन जो शब्द है वह अंग्रेजी के एडमिनिस्टर से बना, एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, तो एडमिनिस्टर से बना जिसका अर्थ होता है सेवा करना या फिर व्यवस्था करना, सेवा करना या फिर व्यवस्था करना। नेक्स्ट देखिए, प्रशासन को कितने भागों में बांटा गया है। तो प्रशासन को हम देखो सामान्यतः दो भागों में बांट देते हैं। कितने भागों में, दो भागों में, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन। क्या इनमें अंतर होता है, ये सारे आगे आने वाली वीडियोस में आपको, वीडियो नोट्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, बिल्कुल अच्छे तरीके से मिल जाएगा। पहले भी मैंने पढ़ा रखे हैं, इसी चैनल पर वीडियो नोट पड़े हुए हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। उनके प्लेलिस्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। लेकिन आने वाले वीडियो नोट्स में हम फिर से इनकी बातचीत करेंगे, टेंशन की कोई बात नहीं है। तो प्रशासन को दो भागों में बांटा जाता है, एक तो लोक प्रशासन और एक होता है निजी प्रशासन। लोक का मतलब दोस्तों ध्यान लीजिएगा सरकार है। अगले प्रश्न में हम इसी की बातचीत कर रहे हैं कि लोक प्रशासन में, किसमें, लोक प्रशासन में लोक का मतलब क्या होता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पब्लिक का मतलब क्या होता है। यहाँ लोक का मतलब पूछा गया है, तो यहाँ पर लोक का मतलब होता है सरकार। ये प्रश्न आया भी था एक बार किसी सेकंड ग्रेड में, तो आपको वहाँ पे लोक का मतलब, वहाँ पर आपको जनता नहीं करना है, तो वो क्या है, सरकार है। क्या है, सरकार। लोक प्रशासन सरकार के कार्यों से संबंधित होता है। किसके कार्यों से संबंधित होता है, सरकार के कार्यों से संबंधित होता है, चाहे वह केंद्र द्वारा संपादित हो या स्थानीय निकाय द्वारा संपादित हो। ये पर्सी मैक्वीन की परिभाषा है, इसे आप फिर से देख सकते हैं। लोक प्रशासन सरकार के कार्यों से संबंधित है, चाहे वह केंद्र द्वारा संपादित हो, पूरा हो, या फिर स्थानीय निकाय द्वारा संबंधित हो, है तो वह सरकार से संबंधित या सरकार के कार्यों से संबंधित। ये पर्सी मैक्वीन की परिभाषा है लोक प्रशासन के संबंध में। परिभाषाएं बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, ध्यान में रखनी चाहिए। लोक प्रशासन का संबंध सरकार की क्या और कैसे से है, मार्शल डिमॉक। ये आप इसे वेरी इंपॉर्टेंट आप लगा सकते हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो, लोक प्रशासन का संबंध सरकार की क्या और कैसे से है, ये मार्शल डिमॉक की परिभाषा है। नेक्स्ट देखिए, लोक प्रशासन का अर्थ सरकारी काम करना है। भाई लोक प्रशासन में सीधी सी बात है, काम करना है तो केवल सरकारी काम करना है, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो किसी लैब, ये क्या है, लैब है, लैब होती है ना, साइंस लैब में एक्सरे मशीन चलाना हो या फिर किसी टकसाल में सिक्के डालना हो। ये फिफ्नर का कथन है। किसका कथन है, पिफनर, फिफ्नर, जो भी मिले वो। तो लोक प्रशासन का अर्थ है सरकारी काम करना। अब सरकार कुछ भी करवाए भाई, चाहे मेरे से किसी का एक्सरे करवाए, चाहे मुझे कहीं रोड पे बस में कंडक्टर लगा के भेजे, कुछ भी मैं काम कर रहा हूँ, लोक प्रशासन में अर्थ हम कहेंगे वो सरकारी काम करना है। वो सरकारी काम करना है केवल और केवल, चाहे वो काम कुछ भी हो, टकसाल में सिक्के ढाल रहे हैं या फिर एक्सरे मशीन चला रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, लोक प्रशासन का संबंध मुख्य रूप से सरकार की कार्यकारी शाखा से है, ये लूथर गुलिक कहते हैं। तो लूथर गुलिक, आपको लोक प्रशासन का संबंध मुख्य रूप से सरकार की कार्यकारी शाखा से आ जाए शब्द, तो वहां पर आपको क्या क्लिक करना है, लूथर गुलिक, लूथर गुलिक। लोक प्रशासन के व्यापक दृष्टिकोण के समर्थक हैं। तो एक तो व्यापक दृष्टिकोण हो गया, एक संकीर्ण दृष्टिकोण हो गया। तो लोक प्रशासन के दो दृष्टिकोण हैं अध्ययन के। ठीक है, तो व्यापक दृष्टिकोण में आ गया, समर्थक है मार्शल डिमॉक, वुड्रो विल्सन, एल डी वाइट और फिफ्नर।
इसी प्रकार संकीर्ण दृष्टिकोण में है लूथर गुलिक, साइमन, फेयोल और विलोबी। मार्शल डिमॉक, वुड्रो विल्सन, एल डी वाइट, पिफनर। और संकीर्ण दृष्टिकोण में है लूथर गुलिक, साइमन, फेयोल और विलोबी। लोक प्रशासन की प्रकृति के संबंध में दो दृष्टिकोण कौन कौन से हैं? पहला प्रश्न तो ये है कि कितने दृष्टिकोण है? दो दृष्टिकोण है। एक तो हो गया समग्र या एकीकृत दृष्टिकोण, दूसरा हो गया प्रबंधकीय दृष्टिकोण। एकीकृत या प्रबंधकीय, समग्र या प्रबंधकीय, ये दो दृष्टिकोण हैं। लोक प्रशासन की प्रकृति की बात कर रहे हैं, तो लोक प्रशासन की प्रकृति के संबंध में दो दृष्टिकोण है। कितने दृष्टिकोण है? दो। एक तो एकीकृत दृष्टिकोण, दूसरा प्रबंधकीय दृष्टिकोण। ये भी भैया इंपॉर्टेंट है। वैसे सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ पे मैं बोलूँ तो उस पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना है। लोक प्रशासन के क्षेत्र में पोस्ट कोर्ब के जनक कौन है? तो भैया लूथर गुलिक, प्रश्न नंबर 1। अब ये जो आपके सामने शब्द दे रखे हैं पोस्ट कोर्ब के, इनमें से कोई भी ये अल्फ़ाबेट आपको उठा के परीक्षा में दे देंगे, पूछ लेंगे उसका अर्थ, तो ये हमें पता होना चाहिए। तो लोक प्रशासन के क्षेत्र में पोस्ट कोर्ब जो एक टेक्निक दी है, एक टर्म दी है, ये किसने दी है? लूथर गुलिक ने। इसमें देखिए पी का मतलब होता है प्लानिंग यानी योजना। किसी भी कार्य की सबसे पहले क्या? योजना बनाई जाएगी। फिर उस कार्य को करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन भी आवश्यक है। उस संगठन में कौन किस पद पर क्या काम करेगा, उसके लिए हमें क्या चाहिए भैया? एक स्टाफिंग पैटर्न चाहिए, ठीक है ना। तो स्टाफिंग, एस मतलब, डी मतलब डायरेक्टिंग, एक डायरेक्शन में काम करेंगे, एक निर्देशन के द्वारा काम करेंगे, उनको निर्देश दिए जाएंगे। कोऑर्डिनेटिंग मतलब समन्वय, आपस में जो संगठन है उसमें जितने भी लोग हैं वो काम कर रहे हैं, उनका आपस में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, तभी एक सफल संगठन बनता है और सफल कार्य होता है, ठीक है। रिपोर्टिंग मतलब प्रतिवेदन, जो कार्य हुआ है उसकी रिपोर्ट पेश मतलब रिपोर्टिंग, प्रतिवेदन देना चाहिए, ये भी आवश्यक है। और बजटिंग मतलब बजट, जो भी हम कार्य कर रहे हैं इसका लेखा जोखा, इसका आय व्यय का लेखा जोखा, बजट, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो लोक प्रशासन के क्षेत्र में पोस्ट कोब के जनक लूथर गुलिक है, जिनका फॉर्मूला था पोस्ट कोब। उस फॉर्मूले में एक एक शब्द का POSDCO एक साथ आएगा, ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर C और O अलग नहीं आएंगे। CO कोऑर्डिनेशन, R मतलब रिपोर्टिंग, B मतलब बजटिंग। तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग या डायरेक्शन, कोऑर्डिनेटिंग या कोऑर्डिनेशन, रिपोर्टिंग और बजटिंग, इसको आपको ध्यान में रखना है। ये इसी फॉर्म में हर बार परीक्षा में इनमें से एक ना एक प्रश्न जरूर बनता है। तो ये तो भैया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। तो दोस्तों ये आपके लिए लोक प्रशासन संबंधित थे प्रश्न। अब कुछ अर्थशास्त्र की प्रश्नों की हम बात करते हैं, ठीक है। देखिए अर्थशास्त्र में हम देखें तो भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना का प्रयास किसके द्वारा किया गया? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा। दादा भाई नौरोजी की एक प्रसिद्ध किताब है, उसको भी ध्यान में रखना है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना का प्रयास किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा, और दादा भाई नौरोजी की प्रसिद्ध किताब है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। भारत में वर्तमान में राष्ट्रीय आय का आकलन किस संस्था के द्वारा किया जाता है? वो है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसे हम CSO कहते हैं। CSO, ठीक है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। अब आपसे प्रश्न नॉर्मल सा पूछ लिया जाए कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई? तो 1951 में, 1951 में। और ये क्या काम करती है? ये राष्ट्रीय आय का आकलन करती है। भारत में वर्तमान में CSO, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भारत में एक वित्तीय वर्ष की अवधि है भैया 1 अप्रैल से 31 मार्च। 1 अप्रैल से 31 मार्च वित्तीय वर्ष की अवधि। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए किन विधियों का प्रयोग किया जाता है? तो उत्पाद विधि और आय विधि, दोनों को मिश्रित रूप से, दोनों का जो मिश्रित रूप है उसका प्रयोग किया जाता है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए,
ठीक है। तो ये जो आपका इकोनॉमिक्स है, इसमें बहुत सारी टर्म्स हैं, बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, बहुत सारे आपके परिभाषाएं हैं। इन सभी पे महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण जितने भी प्रश्न बनेंगे ना वन लाइनर, मैं आपके सामने हाजिर कर दूंगा आने वाले वीडियो नोट्स में। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय आय व घरेलू आय में एक अंतर है कि, ध्यान से सुनिए, राष्ट्रीय आय में विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय शामिल की जाती है, जबकि घरेलू आय में विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को शामिल नहीं करते। एक फॉर्मूले को समझ लीजिए, दूसरा अपने आप समझ में आ जाएगा कि राष्ट्रीय आय में देखिए घरेलू आय प्लस में विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को शामिल किया गया है, जबकि घरेलू आय में विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को शामिल नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सकल आय व शुद्ध आय में क्या अंतर होता है। सकल आय में मूल्यह्रास को भी शामिल करते हैं, जबकि शुद्ध आय की बात करें तो इसमें मूल्यह्रास को शामिल नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये फॉर्मूला समझ लो थोड़ा सा, सकल आय बराबर शुद्ध आय प्लस मूल्यह्रास। ओके, और शुद्ध आय में मूल्यह्रास को शामिल नहीं किया जा सकता। ऐसे ही अनेक फॉर्मूले हैं, कुछ बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में डायरेक्ट पूछे जाएंगे आपसे, तो उनको आने वाले वीडियो नोट्स में हम बातचीत करेंगे, उनको आपके सामने पेश भी कर देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय आय के संबंध में हिंदू वृद्धि दर की धारणा किसके द्वारा दी गई थी, तो राज कृष्णा के द्वारा दी गई थी। तो दोस्तों यहाँ तक अब आप बने हुए हैं तो वीडियो को लाइक तो कर दीजिएगा, एक अपनी राय, वैसे मैं अपने हिसाब से आपको सही मैटर दूंगा, लेकिन अभी आपको मैंने ये चारों सब्जेक्ट एक ही वीडियो नोट में दिए हैं। आपको लगता है कि चारों सब्जेक्ट एक वीडियो नोट में ना देकर हम अलग अलग वीडियो नोट में आपको प्रोवाइड कराएं, तो आप कमेंट करिएगा। अगर ज़्यादा कमेंट आते हैं तो अलग अलग प्रोवाइड करा देंगे, अदरवाइज़ ऐसे एक ही वीडियो नोट में आपको चारों सब्जेक्ट के प्रश्न हम प्रोवाइड करवाते रहें परीक्षा तक। ये कार्य चलता रहेगा, प्रश्नों की संख्या कम ज़्यादा होती रहेगी, बढ़ती रहेगी, लेकिन टारगेट ये है कि 1000 से 1200 क्वेश्चन इन चारों सब्जेक्ट के हम कवर करेंगे परीक्षा तक। साथ में हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी का भी शुरू करेंगे। देखते हैं इस वीडियो नोट में आपका कैसा रेस्पॉन्स आता है। आप पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, पढ़िए, लेकिन इस चैनल को भी सपोर्ट कीजिए। नीचे टेलीग्राम चैनल के लिंक है, उन्हें भी ज्वाइन कीजिए। काफ़ी दिन से वीडियो नोट नहीं डाली है, अब लगातार आएगी। आप साथ दीजिए, हम आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच।